Assalamu alaikum first year. How are you? Hope you all fine. वेव्स का चैप्टर हम पढ़ रहे थे नंबर 8 में स्टार्ट किए टॉपिक्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। तो पहले चूंकि डिवाइड हो चुका टॉपिक भी, मैं पहले उन जो स्क्रिप्ट टॉपिक है तो आपको बैकग्राउंड बता दूं। टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें तो मैं साथ साथ उन बातों को करता जाऊँ जो बातें जो टॉपिक्स। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव का तो पढ़ा था, हमें पता है, लेकिन स्टेशनरी वेव्स का हमें नहीं पता। आज हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव जनरेट होती है उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हम पिछले टॉपिक को डिस्कस टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अच्छा, जब दो वेव्स मूव करे ऑपोजिट डायरेक्शन या दो वेव जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी तब क्या होगा, ये फिनोमेना देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वेव मीट्स। क्या इनकी मोशन कोलाइड हो जाती है, जब क्या इनकी मोशन चेंज हो जाती है जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर, क्या क्या वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या उनकी मोशन चेंज हो जाती है। आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। When two or more waves are passing through the same region at the same time, जब दो, जैसे ये देखो, दो वेव्स है या दो से ज्यादा भी हो सकती है। When two or more than two waves passing through the same region at the same time, the total displacement at that point, अगर ये किसी पॉइंट पे मीट कर गई, मिल गई, then the total displacement at that point where they interact, जहाँ पे वो मिल गए, जहाँ पे वो interact कर गए, is equal to the vector sum of individual displacement due to each pulse। पल्स हम कहते हैं, सिंगल ऑसिलेशन को हम पल्स कहते हैं at that point। अच्छा, क्या मतलब है? देखो, ये दो वेव्स है, वेव वन और ये वेव टू। ये मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब इस पॉइंट में आके बोथ द वेव्स कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ रही है। जब ये एक दूसरे के करीब आके किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एज अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वो क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। जब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम देंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आ जाएगा तो हम सुपर पोजिशन के आफ्टर इंटरेक्शन वो सुपर इम्पोज होके एक डायरेक्शन में चला जाएगा, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। आफ्टर सुपर इम्पोजिंग दे विल बी बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। वेव वन अपने डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रही थी और वेव टू की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में। ये तो था जब उनके क्रस्ट और क्रस्ट मीट कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि जब दो वेव मूव कर रही हो, एक का क्रस्ट आ जाए दूसरे का क्रस्ट आ जाए, तब क्या होगा। ये डिफरेंट सिचुएशन हमने दी। अब इस सिचुएशन में देख ले, दो वेव्स एक दूसरे की तरफ आ रही। देखो, ये यहाँ पे दो वेव्स मेट कर गई, इस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर गई। जब ये इंटरेक्ट कर गई तो हमने इनका वेक्टर सम लिया। जब वेक्टर सम लिया तो इनका इनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेक्टर सम लेना एक एक का, लेट इसका डिस्प्लेसमेंट टू था और इसका डिस्प्लेसमेंट टू था। सिंगल का अगर हम वेक्टर सम ले, टू प्लस टू फोर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनकी इंक्रीज हो गई एंड आफ्टर दैट दे विल मूव अवे। नाउ इन दिस केस, अब देख ले, इसका क्रस्ट और इसका क्रफ्ट आ रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब एक दूसरे के करीब आएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये इंटरेक्ट करेंगे। अब लेट अस कंसीडर
इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो +2 थी और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो -2 थी, -2, क्योंकि ये डाउनवर्ड नेगेटिव में था। हमने कहा वेक्टर सम में हम साइन को भी अकाउंट में लेते हैं, तो +2 -2 क्या हो जाएंगी, 0। इनकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगी। एंड देन आफ्टर इंटरेक्शन दे विल मूव अवे, और फिर उनके एक क्रस्ट आ जाएगा, दूसरे का क्राफ्ट आ जाएगा। लेकिन जहां पे वो सुपर इम्पोज्ड होगी, एक दूसरे पे आएगी वेव्स, वहां पे उनके जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 हो जाएगी, और इस केस में जब वो एक दूसरे पे आएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उनके क्रस्ट और क्राफ्ट पे। ये था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो क्या फिनोमेना एराइज होते हैं। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? व्हेन टू प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, जब दो प्लेन वेव मूव कर रही हो और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, स्पीड भी सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। देखें, दो प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम हो एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, और एक ही स्पीड से मूव करें लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, एक ही लाइन पे, आर सुपरपोज्ड, अ वेव ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। और ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ये दो वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो हमें जो वेव मिलेगी उसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये था अबाउट स्टेशनरी वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक स्टेशनरी वेव्स के बारे में है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स क्या होंगी। के लिए एक एक्टिविटी भी है, अब बुक में देख लें कि वो एक्टिविटी क्या है, स्टडी कर लें, चूंकि टॉपिक स्किप है तो स्टेशनरी वेव्स के लिए आपको जरूरी है। अब ये बुक में सामने स्टेशनरी वेव्स गिवन, स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही है, किसी भी स्ट्रिंग में कोई धागा ले ले, उसमें स्टेशनरी वेव जनरेट कर ले। देख ले, ये इस डायरेक्शन में जा रही है ये वेव, ये देखने गौर से, मैं ड्रा कर रहा हूँ एक वेव को, वेव की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये देन अपवर्ड नोड और एंटी नोड, सॉरी, थ्रस्ट और क्रस्ट जनरेट हो रहे हैं, और ये इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन है। और हमें कुछ लूप से मिल गए, इसको लूप कहते हैं। ये जो एक बन रहा है इसको हम लूप कहते हैं। ये सामने फिगर में शो किया है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। नोड वो होते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ऐसे पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और ऐसा पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, हमें एम्पलीट्यूड मिलता है, इसको हम एंटी नोड कहते हैं। तो ये ज़हन में रखें, नोड कौन से पॉइंट होते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और एंटी नोड कौन से होते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। और स्टेशनरी वेव कौन से होते हैं, प्लेन वेव होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्लेन वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम हो, और जब वो सुपर इम्पोज जाते हैं तो वो इस तरह की वेव जनरेट करते हैं जो कि आपके साथ हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है कि जब भी कोई वेव किसी सॉलिड मटेरियल के साथ टकराती है तो क्या होता है जैसे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो साउंड वेव भी तो वेव ही है ना, जब वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी तो वो बाउंस बैक होगी, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे जैसे सामने फिगर में भी गिवन है, अ वेव पल्स, मैंने पल्स का बता दिया है, वेव पल्स सिंगल ऑसिलेशन को हम कहते हैं। Traveling along a string attached to a wall will be reflected when it reaches to the wall or the boundary। अब देख ले, आपने एक हाथ में ये दूसरा जो उसका एंड है आपने वॉल के साथ बांधा, आप अपने हाथ वाले एंड से वेव जनरेट कर रहे हैं, वो वेव मूव करेगी, जब वो वेव मूव
वॉल के साथ टकराएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब हो सकता है जो एनर्जी आपने उसको दी है वो वॉल को इम्पार्ट करता है, हो सकता है वो वॉल को ना भी इम्पार्ट करे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए बाउंड्री इज अनचेंज। अब कह रहे हैं सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, एक्शन रिएक्शन हो गया पे, तो कोई एनर्जी में लॉस नहीं आया, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, वो चेंज नहीं होगा। जितना पहले एम्पलीट्यूड था जिसे कर रही थी उतना भी बाद में हो। एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज बट द पल्स, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन पल्स इन्वर्ट हो जाए। क्या मतलब है? देखो यहाँ से वो वेव मूव कर रही है, ये वेव मूव कर रही है, और जैसे ही इस बॉल के साथ टकराएगी, ये कोई बाउंड्री है, कोई रिजिड बाउंड्री है, इसके साथ टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो। जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो, अब एक्शन रिएक्शन का फिनोमेना तो पड़ा है, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, अब वह उसी एम्पलीट्यूड के साथ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगी लेकिन इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट का मतलब है पहले उसका क्रस्ट आ रहा था तो अब उसका क्या है ना, क्या आ रहा है, रफ आएगा। ये बॉडी जो है, वेव जो है इन्वर्ट होके वापस चली गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आपको पता है बाउंड्री पे क्या आ जाएगा, नोड्स आ जाएंगे, नोड्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। This is reflection when the string on the right is more massive x boundary, so the reflected pulse is inverted. अगर बाउंड्री जो है मोर मैसिव हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। हाउ टू क्रिएट स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? स्टैंडिंग वेव्स कैन बी क्रिएटेड बाय a string with two boundaries where reflection occur. A disturbance in the middle of the string causes the waves to travel outward in both directions. ये आपको आसान एग्जाम्पल, एक रबड़ ले और रबड़ का एक एंड मुंह में पकड़े और एक एक हाथ में पकड़े, तब उसको स्ट्रेच कर ले जरा, एक आपके मुंह में हो और एक आपके हाथ में, और आप उसको मिडल से प्लंग कर ले। प्लंग जैसे ही आप उसको प्लंग प्लंग करोगे तो वहां पे वेव जनरेट, वो जो वेव जनरेट होगी वो वेव स्टेशनरी वेव कहलाती है। और यहाँ पे इसका यही मतलब है, स्टैंडिंग वेव कैन बी क्रिएटेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की मदद से, धागे की मदद से स्ट्रिंग लिया, हमने भी रबड़ लिया, फिर टू बाउंड्रीज, दो बाउंड्रीज, एक आपका हाथ और एक आपको, ये दो बाउंड्रीज हो, फिर रिफ्लेक्शन आकर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगी। आपका हाथ भी एक बाउंड्री है, आपका मुंह भी एक बाउंड्री है, जब मुंह के साथ टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, जब हाथ के साथ वो वेव टकराएगी तब भी वो। A disturbance in the middle of the string causes wave, डिस्टर्बेंस हम वेव को कहते हैं कि जो डिस्टर्बेंस होगी उस वजह से क्या जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी। जब आप उसको सेंटर से मिडल से डिस्टर्ब करोगे उसमें वेव जनरेट, एंड दैट वेव विल ट्रेवल आउटवर्ड इन बोथ डायरेक्शन। देख लो ये स्ट्रिंग है, ये दो बाउंड्रीज है, आपने इसको मिडल से जैसे ही आपने इसको मिडल से प्लग किया यहाँ पे वेव जनरेट हुई, दोनों वेव आउटवर्ड मूव कर रही है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, और एग्जिट डायरेक्शन में। टू वेव्स मूव अवे फ्रॉम द मिडल, कि आपने मिडिल से प्लंग किया तो वेव मूव अवे करेगी मिडल। ये इस फिगर में आप the reflection at the end of this cause two waves of equal, जब आप रिफ्लेक्शन दोगे एंड ऑफ द स्ट्रिंग में दो वेव जनरेट होगी, एंड देट विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड वेवलेंथ, जैसे कि हमने स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ा था, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ इक्वल होता है, एंड दे विल ट्रेवल in opposite direction along this। ये देख सकते हो रिफ्लेक्शन वेव travel through each other, this creates a standing wave। डायरेक्शन में मूव करेगी, जब रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन साथ ही साथ वो इन्वर्ट हो जाएगी, और वो एक दूसरे के पे सुपर इम्पोज करेगी। जब सुपर इम्पोज करेगी तो अभी हमने पढ़ा वो जो वेव्स होगी उसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं।
यहाँ पे x हमने 0 लिया क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x इक्वल टू एल हमने जो स्प्रिंग है, जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर की है, नॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो धागा जिसमें हम वेव क्रिएट कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या ली है, एल ली। नेक्स्ट इज दो कंडीशन है स्टेशनरी वेव्स के लिए। वो दो कंडीशन क्या है, बिकॉज द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द एंड। हमें पता है ऑब्वियस है, स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड है एंड में, उसके जो बाउंड्रीज है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो है वो, एक आपका हाथ स्ट्रिंग है, एक आपका मुंह में जो तो उसका एक एंड है, वो दोनों फिक्स। द डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज एल मस्ट बी 0। कहता है दोनों एंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों एंड पे 0 ही होता है, एंड पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं क्रिएट होता। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो 0 होगा दोनों केस में। x इज इक्वल टू 0 के केस में भी, x इज एल के केस, ये l जो हमने लिया है इस लेंथ ली। नंबर सेकंड, 0 एट ऑल टाइम, हर टाइम वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। Stated another way, we require nodes at both the end of this। तो ऑब्वियसली जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, नोड्स हो जाएंगे। कहते हैं we requires the nodes at both the end। We know that the standing waves have a spacing of lambda by 2 between nodes, that हमारे पास ये नोड्स जनरेट होगी। ये कोई स्टेशनरी वेव्स है, ये बच्चों स्टेशनरी वेव ऐसे जनरेट होती है, आप स्प्रिंग में देख भी सकते। ये दो पॉइंट्स है, इसके एंड्स है, दो एंड्स है, एक एंड ए है और एक एंड ये है। इसको भी हम एंटीनो, इसको नोड कहते हैं और इसको भी नोड कहते हैं। ये जो दरमियान वाला पॉइंट है इसको हम एंटी नोड। इन दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम लेमडा बाई 2 कहते हैं। यही ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है that standing waves have the spacing of lambda by 2। के जो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो स्पेसिंग होगी वो किसके बराबर होगी, लेमडा डिवाइड बाय 2 के बराबर। दिस मीन्स दैट नोड्स मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड, नोड्स की स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। हाउ टू क्रिएट, वही देयर आर 3 पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स मोड्स, तरह की स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकती है। मोड्स कहते हैं टाइप्स को, नोड्स और मोड में फर्क होना चाहिए। नोड्स हम जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है और मोड हम टाइप्स को के लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। देयर आर 3 पॉसिबल स्टैंडिंग वेव मोड्स ऑफ, 3 पॉसिबल वेव्स है। एक पॉसिबल ये है कि आप बिल्कुल मिडल से उसको प्लंग कर ले, रबड़ को बिल्कुल मिडल से प्लंग कर लो ना, तो आपके पास ये एक ये ऐसी वेव जनरेट हो, ये जो ये सामने है m इज इक्वल टू 1 के लिए एक ही नोड होगा इसका। The simplest standing waves have one node, एक ही नोड होगा at each end and no more। इसे देख लो, एंड पे कितने नोड है, एक ही नोड है। अगर दो मोड हमें कैसे मिलेंगे, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। एक मोड है एक टाइप है जिसमें हमें दोनों एक नोड मिलेगा, एक में हमें दो नोड मिलेंगे और तीसरे टाइप में हमें 3 नोड मिलेंगे। लेंथ तीनों की सेम होगी, एक ही रबड़ होगा, वही रबड़, उसी रबड़ में आप एक नोड भी जनरेट कर रहे हो, उसी में आप दो नोड भी जनरेट कर रहे हो, उसी में आप 3 नोड जनरेट। ये डिपेंड करता है आप उसको कहाँ से प्लग कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। The mode number m helps quantify the number of possible waves in it। A mode number m is equal to 1 indicates only one wave, m2 indicates कर रहा है दो waves को and m3 indicates कर रहा है wave 1। अब हम अपने टॉपिक्स को आते हैं, ट्रांसवर्स वेव कैसे जनरेट होती है। स्ट्रिंग, ये हमने स्ट्रिंग ले लिए, कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हमने बिल्कुल मिडिल से प्लंग कर लिया। जब आप इसको मिडिल से प्लंग करोगे तो उसमें ऐसे नोड जनरेट होंगे। देखो
यहाँ से ये वेव गई, प्रोड्यूस हुई, जब ये वेव रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये इन्वर्ट होगी हमारे पास एक नोड क्रिएट होगा। और हमें पता है जो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, लेमडा बाय 2। लेंथ कितनी हुई इसकी, लेंथ हुई लेमडा डिवाइडेड बाय 2। ओके, लेंथ इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय 2। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल ले तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2L के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, लास्ट टॉपिक में आप लोग ये फार्मूला देखोगे तो किसी टॉपिक में है दैट फ्रीक्वेंसी इज v डिवाइडेड बाय लेमडा 1। v डिवाइडेड बाय लेमडा 1 की वैल्यू पुट करो, लेमडा 1 की क्या वैल्यू है, स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमने ये फार्मूला कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय एम। तो F1 इज इक्वल टू वी की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, जब ये जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ गई वी की जगह, और स्मॉल m हमने बराबर लिया था एल डिवाइड बाय एन। तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होगी, फ्रीक्वेंसी से वो वेव मूव करेगी या वो वेव जनरेट होगी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1/2L इंटू टी डिवाइडेड एम, जब हम उसको मिडिल से प्लग करेंगे। और जब हम उसको क्वार्टर मतलब उसके 4 हिस्से कर ले और इस 4 हिस्से में किसी एक हिस्से पे उसको प्लग करेंगे, जब हम उसको 4 हिस्से करके एक हिस्से से प्लग करेंगे तो वहां पे 2 नोड्स क्रिएट होंगी। अब देख ले इनके ये आ गया नोड, ये ये भी नोड, ये भी नोड, कितने नोड हो गए, 3 नोड हो गए। एक नोड ये, एक नोड ये, और एक नोड ये। एंटी नोड कितने, 2 एंटी नोड, एक एंटी नोड ये, एक और एक। इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, लेमडा बाय 2। लेट इसके दरमियान, इन दो नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है, लेमडा बाय 2। और इन दो के दरमियान कितना है, कितनी है, वो भी है लेमडा डिवाइडेड बाय 2। तो लेमडा डिवाइड बाय 2, लेमडा डिवाइड बाय 2 एलसीएम ले ले तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, लेमडा 2 आ जाएगी। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू लेंथ। वही प्रोसीजर, फिर वही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, वही स्पीड का फार्मूला प्लेस कर ले तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी इन दो वेव्स के लिए कितनी आ जाएगी, 2f1। क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये f1 के बराबर है, तो हमने इसकी जगह f1 प्लेस कर ली। मतलब अब उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी f1 के मुकाबले में, चूंकि नोड्स भी डबल है, पहले सिंगल नोड्स थी, अब दो वेव्स है। प्लग एंड 1/6, अब उसके 6 हिस्से कर, उसी रबड़ को जिसको आप स्ट्रिंग कर रहे हो, जिसमें आप वेव जनरेट कर रहे हो, ये 6 हिस्से कर लो और किसी एक कोने से उसको क्या कर लो, प्लग कर लो। जब प्लग करोगे तो वेव जनरेट होके जब रिफ्लेक्ट होगी वहां से इन्वर्ट होके हमारे पास स्टेशनरी वेव जनरेट करेगी। अब इस केस में कितने एंटी नोड्स है, 1 2 एंड 3, 3 एंटी नोड्स है। और अगर लेंथ देख ले, इनके दरमियान लेमडा बाय 2, उसी तरह इन दोनों पॉइंट के दरमियान लेमडा बाय 2, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी लेमडा बाय 2, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी लेमडा बाय 2। तो इसका तीनों को एड अप कर ले, आपके पास जो लेंथ आ जाएगी 3 लेमडा 3 डिवाइड बाय 2। लेमडा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2L डिवाइड बाय 3। वही प्रोसीजर F फ्रीक्वेंसी में प्लेस कर ले सारी वैल्यू, और स्पीड की वैल्यू भी प्लेस कर ले। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। क्यों, जब यहाँ पे 3 नोड्स जनरेट हुए तो उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो जाएगी एज कम्पेयर टू F1। Thank you for your attention. Allah, see you in next lecture. Allah Hafiz.